बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इंटरनेशनल खबरें बताऊँ, यहाँ पे एक फड्डा पड़ गया है और वो ये है कि जंगबंदी के 12-14 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने, वाइट हाउस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, JD वेंस ने, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लबनान इस जंगबंदी में शामिल नहीं है। ये मामला क्या है, इसकी चंद चीज़ें मैंने अभी आपके सामने रखनी है। आलमी मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को देखते हैं उस ऐनक से जो एस्टेब्लिशमेंट ने हमें पहनाई हुई है, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक मुहिब वतनी की ऐनक बनाई हुई है और वो हर पाकिस्तानी को फिट की हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर उस ऐनक से बाहर देखना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा हम नज़रअंदाज कर देते हैं उन सारे फैक्टर्स को जो मौजूद होते हैं ग्राउंड पे। हम हक़ाइक़ को जानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। तो दुनिया चीज़ों को किसी और तरह देखती है। यहाँ कुएं का मेंढक बन के आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हक़ाइक़ को देखना चाहिए। लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब की जो जेल में सिचुएशन है वो, और इमरान खान साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, क्योंकि आज 9 अप्रैल है और आज की रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी। मैं, साबिर शाकिर साहब, मोईद पीरज़ादा, शहीद अरशद शरीफ और चंद दीगर सहाफ़ी हम मौजूद थे उस दिन वज़ीर आज़म हाउस में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हम उनके विटनेस हैं, हम उसके बारे में तज़किरा करते भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त उस वज़ीर आज़म को जिसको निकाला गया ज़बरदस्ती रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से, उसको जेल में डाला हुआ। पहले ज़रा मैं उनकी सिचुएशन आपको बता दूं, क्योंकि सलमान सफदर को मौका मिला एक मरतबा फिर इमरान खान को मिलने का। गुज़िश्ता चंद महीनों में एक ही आदमी को इमरान खान से 2 मरतबा मिलने का मौका मिला, और वो सलमान सफदर साहब हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं। उनके अलावा इमरान खान से किसी की मुलाकात होने नहीं दी जा रही। अब सलमान सफदर जो बैरिस्टर हैं वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब से मिलने के बाद, उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अडियाला जेल के हुकाम ने 4 माह के ताअत्तुल के बाद आज सपहर 3 बजे जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की सहूलत फराहम की। अदालती अहकामात और बारहा दरखास्तों के बावजूद बुशरा बीबी को अहम हदायत के लिए वकील और मौक्कल से मुलाकात के लिए जो है वो सेल से नहीं बुलाया गया, उनसे मुलाकात नहीं करवाई। मुलाकात 60 मिनट तक इमरान खान से जारी रही, जिसमें खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस समेत तमाम कानूनी मामलात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। मजमूई तौर पर खान साहब अच्छी सेहत में हैं, बुलंद हौसले और पहले की तरह गैर मामूली तौर पर मजबूत नजर आ रहे थे। ताहम उनकी आंख की तकलीफ बदस्तूर बरकरार है, जिसकी वजह से बिनाई में शदीद दुश्वारी है और बहुत मामूली बेहतरी आई है। 2 हफ्ते में मजीद इलाज किया जाएगा। अच्छा, इसमें आप ये बात ध्यान में रखें कि इमरान खान के वकील ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब की आंख का मजीद इलाज होगा, यानी मे बी और इंजेक्शन लगाए जाएँ और ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा, जो बेहतरी इमरान खान साहब की आंख के अंदर आई है वो बहुत मामूली है, और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को देखने में दुश्वारी है और आंख में जो तकलीफ है वो बदस्तूर बरकरार है। ये बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। एक आदमी कैद तन्हाई में है, उसको सहूलतें नहीं हैं, फैमिली को मिलने नहीं देते, दुनिया से उसको काट कर रखा हुआ है, और उसकी आंख में शदीद दर्द भी है। फिर उसका इलाज भी उसके ज़ाती मुआलिजीन से नहीं करवा रहे। फिर ये भी नहीं पता चलता कि उसको ये बीमारी लगी कैसे, ये इतने क्लॉट्स ब्लड में बने कैसे। बहुत सारे सवाल हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली बार बार उठाती है। इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है और सरकार इन सवालों के जवाब देना नहीं चाहती। इमरान खान तक किसी की एक्सेस नहीं है। उनकी फैमिली सवाल लेकर कभी अदालतों में जाती है, कभी सड़कों पर आती है, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। जिनके पास हैं वो ढिठाई पे उतरे हुए हैं। इमरान खान साहब ने अलकादर केस के हवाले से नहायत वाज़ेह हदायत दी और जमानत की दरखास्तों पर दलाइल देने और मेरिट पर फैसले की इस्तदा करने पर जोर दिया। खान साहब और उनकी एहलिया को तकरीबन 24 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है, जो कि किसी अजियत से कम नहीं है। उन्हें किताबों, टीवी, खानदान या वकला तक रसाई मुयसर नहीं है। वैसे कोई आदमी इतनी सख्त जेल कैसे काट सकता है, ये बहुत मुश्किल है। और इमरान खान साहब ने कहा था, अपने लोगों से वादा किया था कि मैं जेल काटूंगा, मैं तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने कहा था, तो इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया है। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानियों से, अपने लोगों से वादा लिया भी था। बदकिस्मती से वो वादा अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसी उम्मीद पर इमरान साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब, कि शायद पाकिस्तानी भी अपना वादा पूरा करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों से कहा था कि आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है, लेकिन आज इमरान खान साहब को इंसाफ इस लेवल का मिल रहा है कि 1.5 साल हो जाता है, उनका मुकदमा ही नहीं लगता। अब इमरान खान साहब ने एक और अनाउंसमेंट उनकी पार्टी ने की और ये बताया कि ये इमरान खान साहब के हुक्म पर की गई है। कुछ चीज़ें तो ये रिपोर्ट हो गई है ना, कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने पैगामात भिजवाए हैं जो उनकी पार्टी के लोगों को मिलेंगे, यानी सुहेल अफरीदी को मिलेंगे, फैमिली को मिलेंगे, और मिल भी गए होंगे अब तक, और इसके अलावा उनकी पार्टी को भी पैगामात मिले। इमरान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से इमरान खान साहब आगाह थे। पार्टी को जलसा मनसूख करने का पैगाम भेजा है, ये ज़राए ने बताया, जियो न्यूज़ ने इसको चलाया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुडविल के तौर पर एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करते हुए हुकूमत की दरख्वास्त पर जो जलसा किया जा रहा था कि 4 साल हो गए रजीम चेंज ऑपरेशन को, ज्यादती करके इमरान खान साहब को जर्नैलों ने उस वक्त सियासतदानों के साथ मिलकर एक साइफर की आमद के बाद इमरान खान साहब को निकाल बाहर किया था उनकी हुकूमत में से।
तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में इंसानियत का एक बहरान है। पाकिस्तान के मीडिया को कैद कर दिया गया, अदलिया को कैद कर दिया गया, पाकिस्तान के तमाम इदारों पर कब्जा कर दिया गया और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हर चीज़ को तहबाला कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई, पाकिस्तान का अमन व सुकून बर्बाद हो गया, बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान की खराब हुई हैं। और अब एक ऐसे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं जिनके पास 5 साल की मजीद एक्सटेंशन है और ताहयात इस्तिस्ना है। ये चीज़ें तारीख में किसी और को ऐसे नहीं मिलती रही जो इन्होंने ले ली हैं और जमहूरियत के नाम के ऊपर ली है। ये उससे ज़्यादा मज़ेदार बात है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, जलसा मनसूख कर दो, पीटीआई ने कर दिया, गुडविल जेस्चर है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगता है कि ये मुल्क की वफादार नहीं है। ये कहा जाता है ये मुल्क से वफादारी नहीं करते, ये मुल्क के वफादार नहीं है, इनके ऊपर गद्दारियों के बगावतों के फतवे लगाए जाते हैं। हत्ता कि जो लोग इमरान खान साहब के मौक़िफ़ पर बात करते हैं उनके ऊपर भी गद्दारियों के फतवे लगाए जाते हैं। जैसा कि मैं हूं, साबिर शाकिर साहब हैं, मुहीद पीरज़ादा साहब हैं, अरशद शरीफ के ऊपर यही फतवे लगाए गए और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, सदीक जान है। पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त साथी हैं जिन पर गद्दारियों के फतवे धड़ाधड़ लग जाते हैं फौरी तौर पर। लगते क्यों हैं? वजह यही है ना कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुनवाते हैं। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुनवाया जाए। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब फैटफ के ऊपर कानून साजी हो रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ब्लैकमेल किया था कि हमारी लीडरशिप के मुकदमे खत्म करो वरना हम फैटफ पे कानून साजी नहीं होने देंगे। वो भी तो पाकिस्तान का मामला था, वहां पे भी गुडविल जेस्चर आना चाहिए था। नहीं आया ना, नहीं आया। आपको याद है बिलावल का स्टेटमेंट जब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही थी तो बिलावल ने कहा था कि मैं देखता हूं कि कैसे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती है। ऐसा स्टेटमेंट कभी आपने पीटीआई का सुना? आपने नहीं सुना होगा। पीटीआई ने अपना जलसा कैंसिल कर दिया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं अमन के लिए, बड़ी अच्छी बात है, हम अपना जलसा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फिर भी पीटीआई को गद्दार कहा जाता है। यहां तक कहा गया, ये 3 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि जनाब जब भारत के साथ लड़ाई हुई तो ये भारत के साथ मिल गए, जब हालिया लड़ाई हुई ईरान की और अमेरिका की तो ये पाकिस्तान को लड़वाना चाह रहे थे, और अफगानिस्तान के साथ मिल जाते हैं जब अफगानिस्तान के साथ लड़ाई होती है। तो मैं जरा तीनों चीजों को आपके सामने रख दूं। जब भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का जर्नैलों ने शुक्रिया अदा किया था। सोशल मीडिया पे जो आवाज उठाई थी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, और वो खड़ा हुआ था पूरी ताकत से इंडिया के खिलाफ, तो उस पर डीजी आईएसपीआर ने भी शुक्रिया अदा किया था। ये जरा फैक्ट अपना ठीक कर ले। दूसरा, ईरान की लड़ाई के हवाले से मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इस जंग की जो वार्निंग एक दी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईस्टर्न टाइम के 8 बजे रात को वो हमला कर देगा, वो पाकिस्तान का सुबह 5 बजे बनता था। इससे 13-14 घंटा पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो गई थी और सहाफियों को यह कह दिया गया था कि आप जो ईरानी सहाफी हैं उनको आप अपने प्रोग्रामों में ना लें। यह भी कह दिया गया था कि ईरान की मजम्मत की जाए क्योंकि उसने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है। और यह पैगाम भी तहरीरी तौर पे कुछ व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है जिनमें यह कहा गया कि ईरान ने जो है वो छुरा घोंपा है, हमारी बात नहीं मानी, वो सीज फायर के लिए संजीदा नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब इस किस्म के पैगामात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने और बराह रास्त इन्होंने मीडिया को दिए और बहुत सारे सोशल मीडिया को भी दिए। अब हम आपस में सहाफी राब्ते में ही होते हैं, जितने मर्जी बीच में जर्नैल पड़ जाएं, हमारे आपस में इख्तलाफात भी होते हैं ना, झगड़े भी होते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत हमारा राब्ता आपस में होता ही है, तो हमें पता चलता रहता है कि किसके ऊपर कितना दबाव आ रहा है और कौन क्या कह रहा है और क्या करवा रहा है। इन्हीं न्यूज रूम में हम सारी जिंदगी काम करते रहे हैं। तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर दिया था कि अब ईरान के खिलाफ जाना है, लेकिन अचानक रात को डोनाल्ड ट्रंप ने जब पैंतरा बदला और उसके दिमाग में यह बात आ गई कि यह हमला करना किसी सूरत भी अमेरिका को सूट नहीं करेगा, तो फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान से रुजू किया गया। पाकिस्तान तो पहले ही कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है जंगबंदी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को लड़ाई सूट ही नहीं करती थी। पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता था इस लड़ाई को और लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान को इसराइल की तरफ से लड़ना पड़ना था, अमेरिका की तरफ से लड़ना पड़ना था, सऊदी अरब की तरफ से लड़ना पड़ना था। तो वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता था, पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद उसकी मुखालफत थी। तो ये पाकिस्तानी अवाम को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मजबूर किया कि अमन के रास्ते में चलो और जानिबदारी से गुरेज करो। नंबर 3, अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि हमने वहां आलमी ताकतों या अमेरिका की 4 जंगें लड़ी हैं। 3 जंगें तो हम लड़ चुके हैं, चौथी में हम उतर रहे हैं। तो 3 मरतबा जब अमरीकी मफादात के लिए आप अफगानिस्तान में लड़ाई लड़े और तीनों मरतबा आपको नुकसान हुआ, तो चौथी मरतबा क्यों जा रहे हैं उस लड़ाई में आप? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 3 मरतबा आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिससे पाकिस्तान में बहुत खून रेजी हुई, तो चौथी मरतबा आप एक ऐसी लड़ाई ना लड़े, बल्कि आप वो फार्मूला अपना लें जिससे पहले अमन आया था, जो इमरान खान साहब ने फार्मूला दिया था। तो यहां तो इख्तलाफ है सिर्फ तरीकेकार के ऊपर, कोई पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। ये फतवेबाजियां जो हैं ये बंद होनी चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन कि ये हुआ क्या लबनान के मामले में। इसमें ना आप एक चीज तो आप जो लिखा लिखा ट्वीट था ना, ये वो वाला नहीं है जहां पे शहबाज शरीफ ने लबनान के बारे में बात की थी, ये वो ट्वीट नहीं है। ये जो लिखा लिखाया ट्वीट है ये वो नहीं है। वो जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट आया था ना कि प्राइम मिनिस्टर का ड्राफ्ट है, उसने कॉपी पेस्ट कर दिया था, ये जिसमें लबनान का जिक्र है ये वो ट्वीट नहीं है। वो जो ड्राफ्ट वाला ट्वीट है वो अलग था, उसमें तो सिर्फ ये अपील की थी शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैं अपील करता हूं कि
जंगबंदी जो है वो उसके लिए कोशिश करने दें और अपनी डेडलाइन को 2 हफ्ते आगे लेकर जाएं। तो ये शहबाज शरीफ की दरखास्त थी, उसमें लबनान का लफ्ज़ नहीं था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कॉपी पेस्ट था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ कह दिया, फिर ईरान ने भी हाँ कह दिया, और फिर खुशी का एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब ने, और वो जो खुशी वाला ट्वीट था उसमें शहबाज शरीफ साहब के ये अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर अलाइज, अपने इत्तेहादियों के साथ, हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीजफायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लबनान एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। ये जो ट्वीट है ये शहबाज शरीफ ने अपनी खुशी से ट्वीट किया था, और इसमें तस्करा किया शहबाज शरीफ ने कि जनाब हर तरफ जंगबंदी हो जाएगी, इत्तेहादी भी लड़ना बंद हो जाएंगे दोनों तरफ के, और इसराइली इसका मतलब है ना, इसराइल का नाम नहीं लिया, इत्तेहादी कह दिया, अमेरिका का इत्तेहादी इसराइल है इस लड़ाई के अंदर। तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने यह बता दिया था कि लेबनान इसमें इन्वॉल्व है, इसके अंदर शामिल है। अब इसमें अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, कई घंटे गुजर गए। अमेरिका में देखें शाम का वक्त चल रहा था, अमेरिका जवाब दे सकता था, अमेरिका बता सकता था, तस्हीह कर सकता था कि जनाब लेबनान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हुआ क्या, दिन के वक्त शदीद बमबारी शुरू हो गई लेबनान में। लेबनान में अब तक कभी इतनी शदीद बमबारी नहीं की गई इसराइल की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज की गई है। इतनी शदीद बमबारी हुई है कि सिविलियंस की शहादतों के बारे में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। BBC 180 बता रहा था, कुछ मीडिया 234 बता रहे थे, कुछ इससे ऊपर बता रहे थे। तो 200 के लगभग लोग शहीद हो गए लेबनान के अंदर। बड़ी शदीद बमबारी हुई है, उसके मनाजिर देख के बंदा दहल जाता है। और देखें ईरान का साथ दिया था हिजबुल्लाह ने, जब ईरान के ऊपर बुरा वक्त आया था और ईरान के ऊपर बमबारी हो रही थी लगातार अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तब हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल के ऊपर लड़ाई की थी और इसराइल को चैलेंज किया था। अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, उनके सदर ने भी ये कहा कि हम लेबनान को तनहा नहीं छोड़ सकते, कि इस वक्त जब ईरान की जंगबंदी होगी तो लेबनान के ऊपर अटैक होता जाए तो वो नहीं हो सकता। ये ईरान ने इसलिए बुनियादी शर्त रखी थी। अब शर्तों के ऊपर भी फटा पड़ गया, अमेरिकन कहते हैं शायद कुछ और है, ईरानी कहते हैं शायद कुछ और है। लेकिन इसमें ना हमें एक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा इराक़ची का। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को पोस्ट करते हुए वो उसके ऊपर लिखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक है। अमेरिका को इंतखाब करना होगा, या तो जंगबंदी या फिर इसराइल के जरिए जारी जंग। वो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकता, यानी या तो जंग खत्म हो जाएगी अगर आप इसराइल को नहीं रोकेंगे तो, वरना फिर जंगबंदी करनी है तो इसराइल को रोकना पड़ेगा। पूरी दुनिया लेबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है और दुनिया देख रही है कि क्या वो अपने वादों पर अमल करेगा या नहीं करेगा। यहां पे ना एक ट्वीट इससे ज्यादा वजाहत के साथ आया है कालीबाफ का। ये जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज से कबल 10 नकाती तजवीज़ की 3 अहम शिकों की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि 3 ऐसी शिकें हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हो गई है। जो 10 शिकें हमने दी थी उनमें से 3 की खिलाफ वर्जी हो गई। एक तो ट्रंप की टीम ये कहती है कि जनाब ये वो शिकें ही नहीं है, यानी वो कहते हैं कि पहले कुछ और थी अब कुछ और हैं, हमने कुछ और दी है, ईरान कुछ और दे रहा है। चले वो तो जब बैठेंगे कोई ना कोई हल निकलेगा। जब आप टेबल पर बैठ जाते हैं ना और बीच में दूसरे ममालिक भी बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई हल निकल आता है। हल इसका अच्छा ही निकलेगा जब भी ये लोग बैठेंगे। इतने बेवकूफ़ लोग ये नहीं है, मुल्क चलाते हैं, इनको पता है कैसे करना है। लेकिन ये जो मामला है ना यहाँ पे सबकी सिंह फंस गए हो गए। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुज़ाकरात होने से पहले ही खिलाफ वर्जी हो गई है। अब इसके ऊपर ईरान कह रहा है तो फिर मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। यानी अमेरिका का हमारे साथ एक तारीखी अदम एतमाद है। हर किस्म के वादों की बार बार खिलाफ वर्जियों की वजह से यह पैदा हुआ है। यह एक ऐसा तर्ज अमल है जो अफसोस के साथ साथ बार बार दोहराया जाता है। जैसा कि अमेरिका के सदर ने अपनी पोस्ट में वादे तौर पर कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की 10 नकाती तजवीज़ मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद है। उन मुज़ाकरात की बुनियाद फ्रेमवर्क है। तहम इस तजवीज़ की 3 शिकों की अब तक खिलाफवर्जी की जा चुकी है। शिकें कौन कौन सी हैं ये उन्होंने बताया, ये कालीबाफ ने। उन्होंने कहा जनाब कि एक तो जंगबंदी का फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था और उसमें लबनान का जिक्र किया गया था, लेकिन लबनान के ऊपर अटैक किया गया। ईरानी फ़िज़ाई हदूद में घुसने वाले ड्रोन का दाखिला जिसे सूबा फ़ारस के शहर लार में तबाह कर दिया गया, ये भी एक खिलाफ वर्जी है। ईरानी फ़िज़ाई हदूद की मजीद किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने वाली शिक जो है उसकी खुली खिलाफ वर्जी की गई है। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक से इनकार, जो कि इस फ्रेमवर्क की 6ठी शिक में, वो कह रहे थी 6ठी शिक हमारी ये थी, जो 6ठी शर्त थी ईरान की वो ये थी कि जो ईरान यूरेनियम अफरूदा करता है उसका तरीक़ाकार तय कर लिया जाएगा, ईरान इससे दस्तबरदार नहीं होगा। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है कि ईरान उससे दस्तबरदार हो जाएगा और यही बात इसराइल भी कर रहा है। तो वो कह रहे हैं दूसरी शिक ये खराब हो गई। एक तो ईरान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और दूसरा जो है वो यूरेनियम वाले मामले की खिलाफ वर्जी और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जी लबनान के ऊपर अटैक कर दिया गया। अब इसमें ये कहते हैं कि फिर एक दूसरे से एतबार कैसे किया जा सकता है। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही इसकी खुलेआम और वादे तौर पर खिलाफ वर्जी की गई है। ऐसी सूरत हाल में 2 तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई माकूल बात ही नहीं है कि हम अब जंगबंदी कर दें। ये मुज़ाकरात तो गैर माकूल है। कैसे मुज़ाकरात करेंगे, जिन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं उन शराइत की 3 शिकों की 10 में से खिलाफ वर्जी हो गई है, ये कहा
अब ये यू टर्न अमेरिका ने क्यों लिया? देखिए, पाकिस्तान जब बोर्ड ऑफ पीस में गया था ना, तो पाकिस्तान ने कहा था कि जवाब जो दिया था वो ये कि अगर इसराइल को रोकना है तो इसको अमेरिका ही रोक सकता है, लिहाजा हम अमेरिका के साथ बोर्ड ऑफ पीस में जाकर बैठ गए। लेकिन अब जब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक किया तो अमरीकियों ने बार बार ये कहा कि अमरीकी खारजा पॉलिसी को इसराइल कंट्रोल कर रहा है। यानी हमें यह लगता था कि इसराइल को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अमेरिकन को यह लगता है कि अमेरिका को इसराइल कंट्रोल कर रहा है। अब कोई भी किसी को कंट्रोल कर रहा है, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसराइल को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद जो एक जंगबंदी हुई है वो उसको खराब कर सकता है। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी इसके ऊपर बहुत गर्म होकर बोले। उन्होंने कहा जी कि ये इसराइल जो है उसको रोकना पड़ेगा, और वो ये सारा अमल इसको खराब कर रहा है जंगबंदी को। पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा, मिस्र को भी देखना पड़ेगा, तुर्की को भी देखना पड़ेगा, स्पेशली चाइना जो इसका एक बड़ा गारंटर है, जिसने इसमें रोल प्ले किया है पीछे रहकर। तो चाइना का भी एक बड़ा रोल है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा। तो इन सबको ये देखना पड़ेगा कि इसराइल को कैसे रोकना है। जेडी वेंस पाकिस्तान आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह पे कहा कि नहीं, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे शायद ना जाए, लेकिन जेडी वेंस के बारे में कहा जा रहा है वो पाकिस्तान आ सकते हैं। स्टीव विटकोफ पाकिस्तान आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद कुशनर जो है वो पाकिस्तान आ सकता है। जेरेड कुशनर वो पाकिस्तान आ सकता है। इन 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, और उसके अलावा ईरान की जानिब से कालीबाफ का नाम लिया जा रहा है। 2-3 और लोगों का नाम लिया जा रहा है कि वो आएंगे और आकर ये मुज़ाकरात करेंगे। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मशगला भी ढूंढ लिया इस बीच में, तवज्जो डाइवर्ट करने का। तो डोनाल्ड ट्रंप मास्टर है। उसने एक स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने। स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी नेटो को और यूरोप को। धमकी क्या है ये देखें। नेटो wasn't there when we needed them। नेटो वहां मौजूद नहीं था जब हमें उसकी जरूरत थी। एंड दे would not be there if we need them again। अगर हमें दोबारा उनकी जरूरत हुई तो वो फिर भी नहीं आएंगे। तो नेटो से तो वो हो गया बिल्कुल मायूस। रिमेंबर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को याद रखिएगा। उसके बाद कहता है दैट बिग पोरली रन पीस ऑफ आइस, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। मतलब क्या है? वो ये कहता है कि ग्रीनलैंड को नहीं भूलना। वो ग्रीनलैंड पे कब्जे की धमकी दे रहा। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी दी थी। ग्रीनलैंड के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो करेंगे, आपको मैं उसकी तफसीलात बताऊंगा कि ग्रीनलैंड एक्चुअली है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस जगह पे है, वहां पे किस तरह की मादनियात हैं, बर्फ से ढका हुआ एक बहुत बड़ा जजीरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूरोप के पास क्यों है, किसने दरियाफ्त किया था, आपको इसके बारे में बताऊंगा सारी तफसीलात। लेकिन इस वीलॉग में मेरे ख्याल में बड़ी किल्लत है। आखिरी खबर आपको ये दे देता हूं कि अमेरिका ने पेंटागन के जरिए से जो पॉप का सफीर है, वेटिकन पॉप आप सब जानते हैं, ईसाइयों की सबसे बड़ी मजहबी शख्सियत, उसको भी धमकी लगा दी है। और यानी उसको खबरदार किया है कि चर्च के लिए बेहतर यही है कि वो अमेरिका का साथ दे और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करे। फिर उन्होंने एक हवाला दिया एविन पापसी का। ये एक वाक़या है 1300 का, सन 1300 की जो दहाई है उसका ये वाक़या है, जब फ्रांसीसी उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने फ़ौज का इस्तेमाल किया था चर्च के खिलाफ। उसका हवाला भी दिया गया। तो जनाब पॉप को हल्की फुल्की सी उनके सफ़ीर के ज़रिए से धमकी पहुंचाई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को सपोर्ट करें, ये आपके हक़ में बेहतर होगा। तो ये बात अब बाहर निकल आ गई है, लेकिन इस पे जो व्हाइट हाउस है या अमेरिका है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारी तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और बड़े अच्छे तरीके से बात समझाई गई है। आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मसला आबनाए हुर्मुज़ का है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह खुली नहीं है। ईरान ने यह कहा कि नई सेटलमेंट के तहत वो एक दिन में 12 जहाज गुजारने देगा, और ये रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें। लेकिन पहले दिन जो है वो 4 जहाज गुजरे हैं सिर्फ, और ये बहुत कम तादाद है। इसको मुकम्मल तौर पे खोलने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया था, लेकिन अभी भी जंगबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ पूरी तरह से नहीं खुली। तो इस पे अमेरिका शिकायत कर सकता है कि ईरान की जानिब से भी एक शिक की खिलाफ वर्जी की गई है और आबनाए हुर्मुज़ पूरी तरह नहीं खुली। लेकिन वो पूरी तरह खुलेगी, उसको टाइम लगेगा, वहां पे तो बड़ा मैस है। ये ऐसा तो नहीं है कि वो बटन दबाएंगे और ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी कभी जंगबंदी होती है तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं और चंद दिन या टाइम थोड़ा लग जाता है चीज़ें सेटल होने में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे अगर इस सारी लड़ाई में कोई एक रुकावट है तो वो इसराइल है। और देखिए इसराइल को दोबारा इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा ईरान के ऊपर अटैक करने का। अगर आज ईरान बच जाता है तो इसराइल दोबारा अमेरिका को इस लड़ाई में लाने के लिए पता नहीं कितना वक्त लेगा, और तब तक ईरान पता नहीं कितना ताकतवर हो जाएगा। तो इसराइल को दोबारा यह मौका मिलेगा नहीं, और कोई अमेरिकी सदर दोबारा इस जगह पे पांव रखने की गलती नहीं करेगा। यानी वो कोशिश करेगा कि बचे जितना हो सकता है इससे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो दुर्गत बन गई है अमेरिका में वो सबके सामने है। लिहाजा इसराइल कोशिश कर सकता है कि मुज़ाकरात या जंगबंदी या अमन के इस अमल को सबोटाज किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।